Oh, hello everyone. Good morning. This is Kuldeep Misra. Today we are going to discuss the another topic of our second chapter. तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब करिए अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी आगे मिलती रहें तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट. So we have already discussed about some topics related to this. In the previous video class, we have discussed about the Battle of Plassey. In that battle, the Nawab of Bengal Sirajuddaulah was crushed by the company. तो अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके आगे क्या क्या हुआ, और उसमें ये चीज़ हमने देखा था कि मीर जाफ़र ने किस तरह से डिसीव किया था नवाब ऑफ बंगाल को, सिराजुद्दौला को। तो अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या किया इन्होंने। अभी हम लोग देख रहे हैं जो फिगर, द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। तो उसके बाद सभी लोग क्या करते, द कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग इन द ईस्ट इंडिया हाउस ऑन द लैंड लेडन हॉल स्ट्रीट इन लंदन। तो जितने भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रोप्राइटर्स का एक कोर्ट है जहाँ पे सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी की एक पिक्चर दिखाई गई है कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग इन प्रोग्रेस, मतलब किस तरह से उनका प्रोग्रेस चल रहा है इंडिया में, उसी के पर्पज़ में ये लोग मीटिंग कर रहे थे यहाँ पर। तो जस्ट आप पिक्चर देख के ही समझ सकते हो कि क्या कर रहे हैं सभी। और ये हैं नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हार चुके हैं कंपनी से। So the Battle of Plassey became famous because it was a major victory the company won in India. The battle of as we can say that because that time Bengal was the richest province, so the victory over Bengal, it was the biggest achievement of company. That is why they are saying that the Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो इस वजह से वो एक तरह की मेजर विक्ट्री रही, क्योंकि उसमें बहुत ही रिचेस्ट प्रोविंस में आता था बंगाल, और उस पर जो है जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। तो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला असैसिनेटेड। तो जैसे ही मतलब कि प्लासी का बैटल ख़त्म हुआ और उसमें सिराजुद्दौला हार गए, तो उनकी जो है हत्या कर दी गई, असैसिनेटेड, एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। और मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया गया। उसी ने क्या किया था, उसी ने जो है उसी मीर जाफ़र ही मैनेज हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी अभी भी जो है उस जगह की, मतलब कि बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने की उसकी इच्छा नहीं थी। उसका इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका जो मुख्य उद्देश्य था, प्राइम मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो अपने ट्रेड का विस्तार करे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो इट कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. तो ये कब हो सकता है, इट कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट, मतलब ये किसी को बिना जीते भी हो सकता है। थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, मतलब कि वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनकी हेल्प से। हु वर विलिंग, मतलब जो ये इच्छा रखते हैं कि उनको जो है सारी सुख सुविधाएँ मिलें, और वो सुख सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं। तो अगर उनके पास ऐसी कुछ इच्छाएं हैं तो हम जो है इनके थ्रू जो है धीरे धीरे अपने ट्रेड को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो इस तरह से जो है जो उनके एरियाज़ हैं उनको डायरेक्ट लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऐसा कंपनी सोचता था। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रेदर डिफ़िकल्ट।
कंपनी ने जल्दी में इसका एक तरह से क्या समझ लो कि एक तरह से समाधान सॉल्यूशन जो है ढूंढ ही लिया कि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। फॉर इवन पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड देम टू बी। अब जैसे वो पपेट नवाब बना देते थे कि वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता था जब तक कंपनी चाहती, जिस तरह से कंपनी चाहती थी कि उसको होना चाहिए, लेकिन उस तरह से वो हेल्पफुल नहीं हुआ। आफ्टर ऑल और आखिरकार दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। और आखिरकार ऐसा हो जाता था कि जो पपेट नवाब होता था, जब उसको ये लगने लगता था कि उसकी डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा और संप्रभुता खोने लगी है, तो वो क्या करता था, अपने सम्मान के लिए वो क्या करता था, किसी न किसी सब्जेक्ट पर वो जो है आवाज़ उठा ही देता था। तो यही चीज़ हुआ ही। अब आगे भी हम लोग देखेंगे कि इससे क्या हुआ जो है। अब इसके बाद व्हाट कुड कंपनी डू, व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी। अब ये सारी चीज़ें जब कंपनी करना चाह रहा है तो उसी में जो है मीर जाफ़र क्या करता है, जो कि उसमें नवाब ऑफ बंगाल था। तो व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्ट, तो मीर जाफ़र ने एक बार प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। कंपनी ने उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को बिठा दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, अब जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो क्या हुआ, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही टर्न वॉज डिफीट इन बैटल फॉट एट बक्सर 1764। अब जब मीर कासिम ने मतलब कि कंप्लेन किया तो वो जो है एक बैटल में कन्वर्ट हो गया, जो कि 1764 में बक्सर के बैटल के नाम से जाना जाता था, और उसमें भी वो हार ही गया। तो अब क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, तो मीर कासिम को बंगाल से एक तरह से भगा ही दिया गया और फिर से मीर जाफ़र को जो है क्या बना दिया गया, बंगाल ऑफ नवाब। तो अब जो है जो बंगाल का नवाब था उसको जो है कंपनी को द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी wanted more money to finance its wars and meets the demand of trade and other expenses। तो 5 लाख रुपीज़ जो है एवरी मंथ जो नवाब को देना होता था, लेकिन कंपनी को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए था, जिससे कि अपने वॉर को और अपनी जो डिमांड्स हैं ट्रेड की और जो भी और खर्चे हैं उन सभी को पूरा कर सके। इट वांटेड मोर टेरिटरीज़ एंड मोर रेवेन्यू, वो और भी ज़्यादा टेरिटरीज चाहता था और अपनी रेवेन्यू को और बढ़ाना चाहता था। बाय द टाइम द मीर जाफ़र डाइड इन 1765, लेकिन 1765 में मीर जाफ़र जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, अब कंपनी का जो मूड था वो चेंज हो गया। क्या हो गया, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। तो जो पपेट नवाब के साथ काम करने की जो एक प्रोसेस था, जब ये फेल होने लगा तो क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि अब हम लोग को खुद ही जो है नवाब बनना पड़ेगा। कहाँ का, बंगाल का। तो फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो 1765 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1765 is known as the Treaty of Allahabad, and in this treaty Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal, and he gave the Diwani of Bihar, Odisha and Bengal। तो 3 जगहों की दीवानी दे दी थी किसने, मुगल एम्परर ने। The Diwani allowed the company to use the vast revenue. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resource of Bengal। तो दीवानी कंपनी को ये अलाउ करती थी कि वो बंगाल के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का मतलब एक तरह से रेवेन्यू ले सकते हैं। ही सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, और इस तरह से कंपनी के जो शुरू में उन्होंने समस्याएं
फेस की थी, उनकी पूरी समस्याओं का एक तरह से वो सब कुछ क्या हो चुका था, सॉल्व हो चुका था। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। तो 18 सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया के साथ उनके जो ट्रेड थे वो बढ़ने लगे। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन अब उसके लिए इंडिया को जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है ख़रीदना था ब्रिटेन से, जिससे कि इंडिया का सारा जो है सोना और सिल्वर कहाँ जा सके, ब्रिटेन जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि जब ब्रिटिशर्स आए तो हम लोग सोने की चिड़िया थे, लेकिन जब वो चले गए तो हमारे यहाँ के सारे सोने और चांदी सब लेकर चले गए। तो इसी तरह से कि वो इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करते थे और इंडिया से सारा जो है उसके बदले में सोने और चांदी जो है लेकर जाते थे यहाँ से। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो अब जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध जो बैटल हुआ था, तो दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम, तो जिस समय बैटल हुआ तो उस समय ब्रिटेन के पास किसी भी तरह के गुड्स बचे नहीं थे कि वो इंडिया में सेल कर सके। तो द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। द आउटफ्लो, तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसमें क्या हुआ कि आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड। तो जो ब्रिटेन से सोने आते थे इंडिया में, मतलब कि उसके रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, तो वो स्लो हो चुके थे, मतलब उनके यहाँ भी बचा नहीं था कुछ। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द असम्पशन ऑफ दीवानी। लेकिन वो अचानक से रुक गया जैसे ही उनको दीवानी मिली, किसकी, बंगाल की, 1765 में। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो भी रेवेन्यू मिलते थे इंडिया से, उससे वो कंपनी के सारे खर्चों को क्या कर सकते थे, अब संभाल सकते थे। तो इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया कि अब मुझे अपनी टेरिटरी और बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें और अपने गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग कर सकें, और जिससे कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर हम अपने यहाँ ले जा सकें। तो ये सारा प्रोसेस था। तो these revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building and company fort and offices at कलकत्ता। तो इस रेवेन्यू से, मतलब जो इनको टैक्सेस वगैरह मिलते थे, कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता था, परचेज करने में इंडिया के कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, उनको उनके मेंटेनेंस के लिए। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और जो बिल्डिंग के कॉस्ट के लिए और कंपनी के फोर्ट और कलकत्ता में जो ऑफिसेज हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के ही रेवेन्यू से ही ये लोग अपना क्या कर, सारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेते थे। तो मतलब अब इनको जो है अपने यहाँ से जो है पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या गोल्ड जो भी कुछ मंगाते थे वो लोग। तो कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब। अब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अब नवाब बनना शुरू हो गए। तो उसका क्या मतलब था, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब, नवाब बनने से क्या फ़ायदा। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अब जो है ज़्यादा पावर और ज़्यादा अधिकार क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। बट इट आल्सो मीन्स समथिंग एल्स। लेकिन इसका और भी एक मतलब है, ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन टू लिविंग लाइक नवाब। अब कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे, मतलब जितने भी उसमें काम करने वाले लोग थे, तो उनका एक तरह से विज़न हो गया, मतलब एक सपना सा हो गया कि उनको भी जो है नवाब के जैसी ज़िंदगी जीनी है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसर। तो जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, तो उनको फोर्स किया गया कि वो ज़मीनें दें, किसको, कंपनी को, एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसर्स।
मतलब कंपनी के ऑफिसर को एक गिफ्ट के तरीके, उपहार के तरीके जो है ज़मीनें दें अपनी, और बहुत ही ज़्यादा पैसे जो हैं दें उनको। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव खुद ही जो है अपने आप को जो है यहाँ पर, उसने एक तरह से समझ लो कि यहाँ पर फॉर्च्यून का मतलब ये नहीं होगा कि उसने जो है अपने आप को, एक तरह से उसने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उसने अपने संपत्ति अर्जित कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। मतलब कि जब वो इंडिया आया था तो सबसे पहले वो मद्रास आया था 1743 में, और जब उस समय वो सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड था। When in 1667 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 यूरो। तो जब वो 1767 में जब इंडिया छोड़ता है तो उसकी जो पूरी इंडियन वर्थ हो चुकी थी, मतलब कि जो संपत्ति हो चुकी थी, वो लगभग 4,01,102 यूरो के इक्वल हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हो कि उसने किस तरह से अपने एक तरह से भाग्य को यहाँ पर चमकाने का काम किया है। तो इंटरेस्टिंगली अब इसमें रोचक तथ्य क्या आया कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वो बंगाल का गवर्नर बनाया गया कभी 1764 में, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको जो है उसने कहा कि कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से सारे करप्शन को क्या किया जाएगा, हटाया जाए। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। अब वो चाहता था कि कंपनी से करप्शन हटे, लेकिन जो है वो खुद जो है 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उसको जो है क्रॉस एग्जामाइंड किया गया, मतलब उसके खिलाफ ही केस हो गया कि किस उसके पास जो है इतना ज़्यादा संपत्ति आई कहाँ से। आल्दो ही वॉज एक्विटेड एंड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। तो उसने 1774 में ही क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया। फिर अब इसके बाद की कहानी हम लोग आगे की वीडियो क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो अगर आपको और भी एक दो बार अगर इसको जब नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार पॉज करके या फिर से वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी फिर से इजी वे में। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे, गुड लक।